हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 15 में, ये हमारी फोर्थ क्लास है और आज हम लोग करने जा रहे हैं टेंजेंट प्लेन्स। टेंजेंट प्लेन के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव का आना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये नहीं निकल पाएगा। उसके एप्लीकेशन में ही आता है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट लाइन तो आपने सुना होगा, पहले टेंजेंट प्लेन नहीं सुना था। अब आज हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट प्लेन होता क्या है। टेंजेंट लाइन से ही टेंजेंट प्लेन भी बना है। अगर आपको याद है तो टेंजेंट लाइन आपने 12th में ही पढ़ा होगा, फिर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, एमएमई में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। 2D में अगर ये कोई ग्राफ है और अगर यहाँ पर इसका टेंजेंट लाइन निकालना है, 2D, वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, टू डायमेंशनल ग्राफ। ये पॉइंट है x1 y1 एंड ये है हमारी टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जा, पहले इसका स्लोप निकालते हैं ना, y का, यह है थीटा। स्लोप आ जाता है dy बाई डी एक्स। कहाँ पर? एट x1 y1। ये आपने डेरिवेटिव का यूज पढ़ा होगा, टेंजेंट में क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, स्लोप निकालने के बाद y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। याद आ गया सबको? यही इक्वेशन हमें दे देता था, क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो 2D में जब आप एक ग्राफ बना रहे हो, एक आप पेपर पे हो, उसको एक पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन ही बस क्रॉस कर सकता है। नाउ वी शुड टॉक अबाउट समथिंग इन 3D। सपोज करो ये मेरा हाथ है 3D में और मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे चाहिए टेंजेंट। तो टेंजेंट ये भी हो सकता है, टेंजेंट ये भी हो सकता है, टेंजेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये है एक प्लेन, देखना ये इस पे पूरे पे टेंजेंट हो गया पूरा, क्योंकि 3D में अब एक लाइन नहीं क्रॉस करेगा, देर विल बी सो मेनी लाइंस, और अगर सारे लाइंस को हम ज्वाइन कर दे तो वो क्या बन जाता है? प्लेन। तो वो प्लेन बन जाएगा। तो 3D में हम लोग हमेशा टेंजेंट प्लेन की बात करते हैं। समझ में आगे बात? तो 3D में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इट इज लाइक दिस। करो, तो यहाँ पे चाहिए तो टेंजेंट प्लेन बनेगा। ठीक है, हो गया हमारा टेंजेंट प्लेन। इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ये पॉइंट जो है वो है x नॉट, y नॉट, z नॉट। इसकी इक्वेशन हो जाएगी z माइनस जेड नॉट इक्वल टू एफ एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई डैश टू वाई माइनस वाई नॉट। देखो पहले का अगर याद है तो ये वाला भी याद हो जाएगा। ये था स्लोप x माइनस x1। यहाँ पे अब दो टाइप के स्लोप है, एक तो एफ एक्स डैश और एक एफ वाई डैश है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो दो दो टाइप के डेरिवेटिव्स आएंगे। एफ एक्स डैश है तो x माइनस एक्स नॉट आएगा और y माइनस वाई नॉट आएगा। ये पूरी है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन करें इसके ऊपर? यस। एक से ज़्यादा अगर पास करेगा तो वो फंक्शन बच्चे डिफरेंशिएबल नहीं होता। और जनरली हमारे इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, में क्यों नहीं पास कर सकता? ये देखो, जैसे इस टाइप का अगर कर्व है ये, क्या, अगर इस पॉइंट को देखते हो तो ये इसका पार्ट है। इस पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस वे। अगर इसको कंप्लीट करते हो तो ये इसका पार्ट है। ये जो टेंजेंट है दैट विल बी लाइक दिस वे। तो एक पॉइंट पे दो दो टेंजेंट आ गए। वो हो सकता है एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट, लेकिन फिर वो पॉइंट जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वही दिक्कत आ जाती है कि जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पर डेरिवेटिव कैसे आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, प्लेन कहाँ हाँ, हमेशा 3D में ही प्लेन बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हो ताकि ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए, उसके बाद से एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at 115 for fxy
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y²। देखना बच्चे, फंक्शन तो हमें मिल गया, पॉइंट भी हमें पता है। तो x0, y0, z0, ये क्या है हमारे पास 1 1 5 है। और एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y² है। टेंजेंट प्लेन चाहिए तो करेंगे, पहले तो एफ एक्स डैश निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, तो देखना जरा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताना जरा, डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, तो 2x हो जाएगा। इसमें 2 और y को कॉपी कर देंगे और x का हो जाएगा 1, अभी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y² का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब एफ वाई डैश निकालेंगे, एफ वाई डैश निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, बिकॉज देर इज नो वाई। पार्शियल डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोई वाई है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 0। फिर 2x y में देखेंगे तो 2x कॉपी हो जाएगा और y का हो जाएगा 1, सो दिस इज 2x। 2y² का क्या हो जाएगा 4y। अब एट x0, y0, z0, यानी कि 1 1 5, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स डैश कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना आ गया 4। एफ वाई डैश कितना आ जाएगा 2x प्लस 4y, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 6, ठीक है। 4 इंटू 1 कितना आ गया 6। और z0 तो है ही हमारे पास, z0 इज व्हाट 5। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा z माइनस z0 इज इक्वल टू एफ एक्स डैश टू x माइनस x0 प्लस एफ वाई डैश इंटू y माइनस y0। तो z0 कितना है 5 है, तो z माइनस 5 इज इक्वल टू एफ एक्स डैश कितना है 4, x माइनस x0, तो x माइनस x0 कितना है, x0 भी 1 है और y0 भी 1 है, 1 इंटू, दोनों को ध्यान में रखना 4 और 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 टू y माइनस y0, y0 हो गया 1, ये हो गया z माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 6y माइनस 6, ये आ गया 4x प्लस 6y, जेड को उधर लेते जाओ तो माइनस जेड। अब सारे कांस्टेंट को एक साथ रखो, 6 और 4 हो गया माइनस 10, और प्लस 5 आएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू, या उधर ही लेते जाओ, इक्वल टू प्लस 5। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, पॉइंट हमें गिवन था, फंक्शन हमें गिवन था, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला और पुट कर दिया फॉर्मूले में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स, प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू z इज इक्वल टू x इंटू एफ, ये पेपर में आ भी चुका है, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है, पेपर में 2 बार आ चुका है, ये सिंगल क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, मेथड यही होगा, तो कहीं कोई नंबर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं एनालिटिकल, थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। जब नंबर नहीं होता तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, सिर्फ अल्फा बीटा यही सब होता है, इन्हीं को मैनेज करना होता है, पेशेंस रखना होता है। पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्वेश्चन को पहले समझ जाओ फिर काम आसान हो जाएगा। देखो कोई कर्व है z इज इक्वल टू x इंटू एफ वाई बाई एक्स, एफ वाई बाई एक्स भी हमें गिवन नहीं है, फंक्शन है जनरलाइज फॉर्म में दे रखा है।
और ये हमें प्रूव करना है कि अगर मान लो ये फंक्शन है z इक्वल टू x इंटू एफ y बाई एक्स, सपोज दिस इज द पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट, ठीक है, x नॉट y नॉट और z नॉट, अल्फा बीटा गामा मान ले, क्या नहीं, x नॉट y नॉट z नॉट भी दिक्कत नहीं है। अब इस पे अगर एक टेंजेंट प्लेन बनाया तो ये टेंजेंट प्लेन कहीं जा करके ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये टेंजेंट प्लेन कहीं पे ओरिजिन से पास कर रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई बाई एक्स, उस फंक्शन का टेंजेंट प्लेन निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है। तो लेट द पॉइंट बी एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। क्या करेंगे हम लोग पहले, लेट द पॉइंट बी x naught, y naught, z naught, at which we have to find tangent. We have to find tangent. पहले पूरा टेंजेंट वाला हम लोग काम करेंगे, पूरा टेंजेंट निकालेंगे, लास्ट में उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वेदर इसमें 0 0 0 डाल करके सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर प्लेन के इक्वेशन में 0 0 0 सेटिस्फाई कर गया तो प्रूव हो गया कि प्लेन जो है वो किसे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। क्वेश्चन का स्टेप समझ में आया? चलो करना कैसे वो हम करा रहे हैं। पहले मेन जो दो लैंग्वेज थे वो तो समझ में आ गया। देखो हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स। जब आप जेड एक्स डैश निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक x बाहर भी और एक x अंदर भी है। अगर मैंने x को कांस्टेंट रखा तो f का हो जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स, और फिर अंदर में y बाई एक्स का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी, x के रिस्पेक्ट में। y तो कांस्टेंट जैसा कॉपी, और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सभी को? अब नेक्स्ट टाइम में एफ वाई बाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, फिर एक्स का करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, एफ वाई बाई एक्स और एक्स का हो गया 1। अब किस पे निकालना है हमें, तो एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पे निकालना है। तो जेड एक्स डैश आ जाएगा एक्स नॉट, ठीक है, ये बाहर से मल्टीप्लाई है, तो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, रुक जाओ, ये आ जाएगा माइनस वाई नॉट बाई एक्स नॉट एफ डैश एट वाई नॉट एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई नॉट अपॉन, सिंपल। अब ऐसा ही काम हम किसके लिए करेंगे, एक बार y के लिए करेंगे, दोनों चाहिए ना भाई टेंजेंट प्लेन के लिए, निकालना पड़ेगा हमें। जेड वाई डैश निकालेंगे, ये रहा जेड हमारा, वाई डैश निकालेंगे, x हो गया कांस्टेंट की तरह कॉपी, अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, एफ वाई बाई एक्स का करेंगे तो एफ डैश वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का y का कितना हो जाएगा 1, और 1 बाई एक्स कॉपी। समझ में आ रहा है? भाई जब y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में करना है, 1 बाई एक्स कॉपी, डेल बाई डेल वाई पे लग जाएगा, बाई एक्स बाहर और y का हो गया 1। तो अब एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, जेड वाई डैश इक्वल टू, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा खाली एफ डैश वाई नॉट बाई एक्स नॉट। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इसको पुट करने की जरूरत पड़ेगी अभी, और इसको लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस जेड वाई डैश इंटू वाई माइनस वाई नॉट। इधर देखो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू जेड एक्स डैश निकालेंगे, जेड एक्स डैश ये रहा पूरा, निकालेंगे, क्या निकाल रखा है हमने, कर दे बच्चे, माइनस वाई नॉट। बस यहीं पर पेशेंस चेक होता है आपका, ये अभी सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, जेड एक्स डैश की वैल्यू आई है,
अब इंटू कर देंगे x माइनस एक्स नॉट। क्लियर? एक एक चीज को क्लियर करते हुए आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और आराम आराम से करोगे तो एक ही बार में सही चीज आ जाएगी। अब जेड वाई डैश कर रहे हैं, जेड वाई डैश तो हमने निकाला हुआ है, पुट कर दें एफ डैश वाई नॉट बाई एक्स नॉट टू वाई माइनस वाई नॉट। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये जो है ओरिजिन से पास करता है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए लोग पुट करेंगे, ध्यान से सुनना। 3 पॉइंट है हमारे पास, जेड एक्स वाई। तीनों की जगह पे अगर हम 0 0 पुट करें और एलएचएस और आरएचएस में सेम टर्म आते हैं, इसका मतलब ये पास कर रहा है किससे? ओरिजिन से। क्लियर है? पुट x इज इक्वल टू 0, दो तरीका है, या तो आप x और y 0 पुट कर दो, फिर लास्ट में z भी 0 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। या फिर ध्यान से सुना मेरी बात, एक बार x और y को 0 0 पुट करो जो आरएचएस में है, तो z भी 0 आ जाएगा। या फिर आप क्या करो कि z भी 0 पुट कर दो, x भी 0 पुट कर दो, y भी 0 पुट कर दो, और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो कौन सा करें? चलो यही करते, और z हम लोग कौन सा LHS इज इक्वल टू RHS वाला बोल रहे थे? ठीक है, चलो तीनों को एक ही साथ पुट कर देते हैं हम लोग, और देखते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम आता है या नहीं आता। चलो यहाँ पर 0 पुट करते ही क्या आ गया? 0 माइनस जेड नॉट, रेड कलर से लिख, 0 माइनस जेड नॉट माइनस वाई नॉट बाई एक्स नॉट, एफ डैश ऑफ वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू, ये है 0 प्लस एफ डैश वाई नॉट एक्स नॉट, वाई की जगह पे 0 माइनस वाई नॉट। अब देखते हैं एलएचएस में, तो चलो माइनस जेड नॉट है हमारे पास, इधर क्या है? माइनस माइनस, ये देखो माइनस एक्स नॉट और ये एक्स नॉट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई नॉट एफ डैश वाई नॉट बाई एक्स नॉट, इधर हो गया माइनस वाई नॉट एफ डैश वाई नॉट बाई एक्स नॉट। ठीक है, देखो बच्चे एक जगह गड़बड़ हो गई थी कि जेड एक्स डैश में ना वी हैड टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉपी करते वक्त खाली हमने फर्स्ट को लिखा था, इसको नहीं लिखा था, देख रहे हो? एक बार उसको भी ऐड करना पड़ेगा, करेक्शन कर लें आप लोग, प्लस ये वाला भी आएगा। कहाँ पर करेक्शन करना है? कर लो, प्लस एफ वाई नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक और टर्म आएगा। समझ में आ रही बात? जेड एक्स डैश जो है वो दो पार्ट में था, कॉपी करते वक्त हम लोग गलती से एक ही पार्ट किए थे, तो दोनों को करना था। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो अब ऐड हो जाएगा। अब ये भी है, यहाँ पर भी हमें 0 डालना है, ये आ जाएगा प्लस में एफ ऑफ वाई नॉट बाई एक्स नॉट, और अंदर में डाल देंगे 0 माइनस एक्स नॉट। एक और टर्म आ गया हमारे पास, माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ वाई नॉट बाई एक्स नॉट, ये तो 0 ही हो गया, और ये माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, माइनस माइनस कैंसिल, हर जगह ये इम्प्लाइज डेट आप लगा देना। तो जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ वाई नॉट बाई एक्स नॉट, एंड इट इज ट्रू। क्यों है ये ट्रू? क्योंकि
as x naught, y naught, z naught lies on curve f is equal to x f of y by x, तो ये हो जाएगा z नॉट इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ y नॉट बाई x नॉट। समझ में आया क्या कर रही है लास्ट में? ध्यान से देखो जरा डायग्राम में, ये जब पॉइंट इस कर्व पे है, इसका मतलब है कि एक और रिलेशनशिप ट्रू होगा, z नॉट इज इक्वल टू x इंटू दिस वन, z नॉट इज इक्वल टू x नॉट f ऑफ y नॉट बाई x नॉट। तो जब भी z नॉट की जरूरत पड़ेगी तो हम x नॉट और y नॉट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखा तो बिल्कुल सही आ गया है, तो यही पुट करोगे तो दोनों LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। हेंस हेंस टेंजेंट पासेस थ्रू, हेंस टेंजेंट पासेस थ्रू किससे, ओरिजिन। इसलिए टेंजेंट किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। क्वेश्चन अच्छा था ना? हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो रेडी रहें आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में ही आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, और एमएमई में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अल्फा बीटा गामा वाले, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वाले, नंबर वाले बहुत कम ही आएंगे। इतना ज़रूर दे देंगे कि बच्चे पास कर जाएं, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देना होगा। असाइनमेंट में है और पीपी में भी है, तो उतना काफ़ी होगा। तो इतना ही था टेंजेंट प्लेन में। टेंजेंट प्लेन में कुछ नया है नहीं, बस एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के चारों इर्द गिर्द घूमता रहता है क्वेश्चन। ये हो गया। अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हेसेन मैट्रिक्स। देखें, हेसेन मैट्रिक्स। हेसेन मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग चैप्टर 18 में करेंगे, 17 में भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन 18 में करते हैं जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा आपका, थर्ड में एमएमई 3 में, जब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का हम लोग कंडीशन चेक करते हैं ना सेकेंड ऑर्डर, वेदर द पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, तब हम लोग हेसेन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन ये बुक वाले तो अभी ही आपको बता देंगे ना, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव का, वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे, छोटे छोटे टर्म्स से सारे चैप्टर 15 और 16 में ये क्लियर कर देंगे। तो हेसेन मैट्रिक्स देखो होता क्या है। अगर फंक्शन है हमारा f ऑफ x1 x2 x3, अगर तीन वेरिएबल है सपोज करो, अगर तीन वेरिएबल है सपोज करो x1 x2 x3, तो हेसेन मैट्रिक्स बोलता है कि आपका एक 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तीन वेरिएबल है तो 3 by 3, सारे सेकेंड ऑर्डर आएंगे, यानी f11, यानी फर्स्ट वेरिएबल दोबारा भी फर्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट इज f12 फर्स्ट वेरिएबल, फिर सेकेंड टाइम सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे, f13 f21, मैट्रिक्स जैसे है ना ये, आपने पढ़ा होगा ना, A इज इक्वल टू A11 A12 A13, एड्रेसिंग पढ़ा था आपने, A22 A23 A31 A32 A33, क्लास 12 में पढ़ा होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो वैसा ही कुछ नेमिंग यहाँ है, लेकिन यहाँ मीनिंग बदला हुआ है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्डर, हाँ 3 by 3 होगा, 2 by 2 होगा, इसी टाइप से, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी निकलना, डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर का ही निकलता है ना, इसलिए f21, नेक्स्ट इज f31 f32 f33, ठीक है। तो ये आप फॉर्मेट तो समझ चुके हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम कराएंगे और एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, तो ध्यान दें क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4। इसका हेसेन मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो हेसेन मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या बनेगा बताओ तो? एफ एक्स एक्स लिखेंगे, एफ एक्स वाई लिखेंगे, एफ एक्स जेड लिखेंगे, है ना। फिर आ जाएगा एफ वाई एक्स, फिर आ जाएगा वाई के साथ वाई, वाई के साथ जेड, फिर आ जाएगा जेड के साथ एक्स, जेड के साथ वाई, जेड के साथ जेड। तो निकालना शुरू करें, देखना जरा। अगर एफ एक्स निकालते हो, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, फिर एफ वाई निकालते हो,
वाई क्यूब का क्या आ जाएगा 3y²। एफ जेड निकालते हो तो जेड टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा 4z³। अब एफ एक्स के बाद एफ एक्स एक्स निकालोगे तो 2x था तो 2। अब एफ एक्स वाई निकालोगे तो इसमें देयर इज नो वाई, क्या हो जाएगा ये 0। एफ एक्स जेड क्या हो जाएगा, तो क्या कोई जेड है 0 हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स क्या होगा जल्दी बताओ 0 होगा ना, क्योंकि सिर्फ वाई है एक्स नहीं है। एफ वाई वाई में होगा 6y और एफ वाई जेड में क्या होगा 0। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा बना करके दे सकते हैं वो जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रख करके क्वेश्चन करना होगा। अब एफ जेड एक्स करेंगे 0। एफ जेड वाई करेंगे तो देर इज नो वाई। जेड जेड करेंगे तो आ जाएगा 12z²। अब हेसन मैट्रिक्स बनाएंगे। फॉर्मेट तो हमने पहले ही लिख लिया, ये तीनों फर्स्ट रो में आ जाएंगे 2 0 0। ये तीनों सेकंड रो में आ जाएंगे। नाउ सी, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी पहले लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं। ये तीनों आ जाएंगे हमारे फर्स्ट रो में 2 0 0। ये तीनों आ जाएंगे सेकंड रो में, दैट इज 0 6y0। ये तीनों आ जाएंगे हमारे थर्ड रो में 0 0 12z²। ये आ गया हेसन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था, हो गया सबसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। देखो, इसमें ए पहले निकालना है। अब आपकी नज़र सिर्फ ए पे होनी चाहिए। ए यहाँ है और यहाँ है, तो ये आ जाएगा 3 और इधर करेंगे ए का तो -1/b। ठीक है, अब ए बी निकालेंगे, बी निकालेंगे, बी यहाँ है और यहाँ है, -150 इंटू बी 2 आ गया, और इधर बी का करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा a/b²। -a/b है तो 1/b का क्या हो जाएगा -1/b²। ए टी करेंगे तो ए टी बस दो जगह पे है, एक ही जगह पे या दो जगह पे, बस एक ही जगह पे है -25। अब हम लोग निकालेंगे ए 2 बार, इसमें कोई ए है ही नहीं 0। बी बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो +1/b का स्क्वायर ए टी का करेंगे, इसमें कोई टी था ही नहीं तो 0। ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले बी के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब जब ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1/b²। बी अब बी के रिस्पेक्ट में करें तो दो जगह पे बी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ध्यान से पहले हो जाएगा -150 और 1/b का स्क्वायर का हो जाएगा -2a/b³ और a/b/t। इसमें तो t है ही नहीं बच्चे, तो 0 नहीं हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, a याद रहे पहला वेरिएबल a है, दूसरा b है, तीसरा t है। तो पहले a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, चलो ये तो सारे ही 0। a/t/b भी 0 क्योंकि कांस्टेंट था, a/t/t भी हो जाएगा 0। तो इसका हेसन मैट्रिक्स क्या बनेगा a a a a a b a a t।
फिर इधर बनेगा ए बी ए बी बी ए बी टी, इधर बनेगा ए टी टी बी ए टी टी। सबकी वैल्यूज बस पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 0 1/b², फिर इधर आ जाएगा 0 1/b² -150 -2a/b³ 0 एंड हेयर इज 0 0 0। बन गया मैट्रिक्स। तो पता है इस क्वेश्चन में क्या चेक करना चाह रहा होगा एग्जामिनर, ये बताओ मुझे कि बच्चे की जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है या नहीं, कहीं कंफ्यूज तो नहीं करता है, ए बी टी वेरिएबल पहचान पा रहे या नहीं। कई बार कैपिटल ए बी टी ये सब कांस्टेंट मान लेते हैं ना हम लोग, तो उसमें और इसमें फ़र्क होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी जो दे रहा है अंडर द ब्रैकेट जो होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं, और वो हमारा वेरिएबल के तौर पे यूज, बाहर में जो स्मॉल ए है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट। क्लियर बच्चे? अब हम लोग आते हैं सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका 15 16 17 18 एमएमई 2 एमएमई 3 माइक्रो मैक्रो हर जगह यूज होने वाला है, इनसे भी क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। इसमें है सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, लेंदी लेंदी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा। अरे बच्चे तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर द कॉप डॉगलस production function, for the Cobb-Douglas production function, explain MPL, MPK, ध्यान देना L और K कहाँ लिखा हुआ है, MPT थोड़ा नीचे नीचे लिखा हुआ है, and law of diminishing returns। ये सब आपने माइक्रो में सुना हुआ है या नहीं? अभी नहीं सुना है? ठीक है, अब थर्ड सेम में आपका आएगा, क्योंकि सेकंड सेम में आप ये पढ़ रहे हो ना, तो थर्ड सेम में माइक्रो में आपको ये सब पढ़ना होगा, थर्ड और फोर्थ में आएगा, तो ध्यान दें। हमें जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेना है, इन्होंने क्लियर कर दिया है एम पी एल के टी। ये जो एम पी और एल है यानी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, एंड टी फॉर लैंड विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, तीनों का मिक्स वाला फंक्शन लेना है। अगर खाली एम पी एल और एम पी के होता तो हम 2 वेरिएबल वाला लेते कॉप डॉगलस। अभी जो कॉप डॉगलस लेंगे वो 3 वेरिएबल वाला लेंगे, एफ के एल ई। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा ए टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। अगर खाली 2 वेरिएबल होता तब हम इस टाइप का ले लेते, ए के टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, बस इतना ही रहता। अब देखो एमपीएल, एमपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर। यानी अगर एक एक्स्ट्रा हम लेबर बढ़ाएं, या तो वो नंबर ऑफ वर्कर हो सकता है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो सकता है, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स हो सकता है, किस यूनिट में लेबर को लिया जा रहा है वो नहीं पता मुझे। अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी बताओ। बढ़ता ही बढ़ता है, ये तो रूल होता है ना, कोई भी हम इनपुट फैक्टर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। एमपीएल तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वही बताएगा एमपीएल, वही बताएगा एमपीएल कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर का मतलब होता है ऑन इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ लेबर by how much production increases, by how much production increases। ये हो गया एमपीएल। नेक्स्ट इज एमपीके।
एमपीके में है मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल। ये भी आप समझ गए होंगे कि अगर कैपिटल का 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा। वैसा ही एमपी टी भी हो गया। तो अब सब निकाल लेते हैं। तो देखो एम पी एल जब निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एल करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एल, क्योंकि इनपुट फैक्टर्स 3 है, लेकिन कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हम कैपिटल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लैंड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर लेबर का 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, वो होता है एमपीएल। पार्शियली हम स्टडी करना चाह रहे हैं। जब हम एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली एल का डिफ्रेंसिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा। ए के टू द पावर ए, टी टू द पावर सी, एल टू द पावर बी का क्या हो जाएगा, बी एल टू द पावर बी माइनस 1। ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा वो भी डिसाइड कर सकते हो। कैपिटल ए पॉजिटिव होता है। अब कैपिटल के जो है, कैपिटल है, लैंड है, ये सब पॉजिटिव होगा। और ए बी सी के बारे में आपको पता है ना, ए बी सी जीरो से कहाँ के बीच का सम कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो। बी माइनस 1 भले ही नेगेटिव है, लेकिन क्या कभी सुना है आपने 2 - 5 नेगेटिव? बहुत छोटी वैल्यू होगी लेकिन होगा पॉजिटिव, बहुत छोटी वैल्यू होगी लेकिन होगा पॉजिटिव। ए के टू द पावर ए, टी टू द पावर सी, बी एल टू द पावर बी माइनस। एम पी के करेंगे तो डेल एफ बाई डेल के। अब के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चे, तो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए, के का करेंगे तो ए, ए टू द पावर ए माइनस 1, एल टू द पावर बी पावर। नेक्स्ट इज एम पी टी, तो जगह डेल एफ बाई डेल टी। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तीनों कॉपी, और सी का होगा ए, ए टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी, टी टू द पावर सी 1। ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। भाई मार्जिनल तो प्रोडक्ट टू एनी इनपुट फैक्टर निकाल लिया हमने। अब आ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लिए मेरे कहने पे चलो एक बार एम पी एल एल निकालो। का मतलब है जो पहले एम पी एल है उसी को दोबारा फिर से एक बार और एल के रिस्पेक्ट कर सकते हैं। देखो तो जरा, ये सब कांस्टेंट, खाली इसका डिफरेंशिएट करें। ए पहले एक बार लिख, डेल बाई डेल एल एम पी एल, डेल बाई डेल एल एम पी एल में लिखे ए टू द पावर ए, टी टू द पावर सी पावर बी। क्या आ जाएगा, ए के टू द पावर ए, टी टू द पावर सी माइनस 1, एल टू द पावर बी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन b माइनस 1 का क्या है। अब सिंस ही लाइज बिटवीन 0 and 1, फ्रैक्शन हो गया ना, लाइक 0, b माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है का मतलब हो गया कि एम पी एल एल जो, अब एम पी एल एल नेगेटिव आने का क्या मतलब है, कुछ भी आप सजेस्ट करो, देखते हैं कि दिमाग कहाँ तक चल रहा है आप लोगों का। बता सकता है व्हाट इज दिस। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि प्रोडक्शन गिरेगा। ध्यान से सुनो, पहला मैंने एक वर्कर लाया, एक लेबर बढ़ाया, प्रोडक्शन 20 यूनिट से बढ़ा था। ध्यान से सुना। अब दूसरा आप लेबर फिर से बढ़ाना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि फिर से मुझे 20 यूनिट्स का ही फायदा होगा, लेकिन इस बार सिर्फ 18 यूनिट ही। तो ये थियरी कहती है
अगर आपने एक बार लेबर बढ़ाया और आप बार बार लेबर ही बढ़ाओगे तो उतना ही रिटर्न नहीं आएगा आउटपुट, रिटर्न कम होता जाएगा। होगा पॉजिटिव, बढ़ना तो जरूर है प्रोडक्शन को, लेकिन अब उस रेट से प्रॉफिट नहीं आएगा, उस रेट से रिटर्न नहीं आएगा। समझ आई बात? फिर से सुनो, फर्स्ट टाइम जब आपने लेबर बढ़ाया था 1 यूनिट से तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा था 20 यूनिट्स। सेकेंड टाइम जब आपने फिर से लेबर ही बढ़ाया तो अब 20 यूनिट्स नहीं होकर के 18 15 कुछ भी हो रहा है, उससे कम हो रहा है, 20 से कम हो रहा है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अगर आप एक ही फैक्टर को बार बार बढ़ाते हो, उसी रेट से आपका प्रॉफिट नहीं आता है जिस रेट से फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए दूसरा फैक्टर बढ़ाना चाहिए। अभी देखो एमपीएलएल नेगेटिव आ गया ना, इसी तरीके से अब एमपी के डबल डैश डेल बाई डेल के एमपी के डेल बाई डेल के, ये हो गया के रिस्पेक्ट में ए और कॉपी करना पड़ेगा के टू द पावर ए माइनस 1 एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी। दोबारा जब के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये सब कांस्टेंट की तरह कॉपी हो जाएगा, ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी, और इसका खाली डिफ्रेंसिएशन का ए माइनस 1 के टू द पावर ए माइनस। फिर से वही लॉजिक, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव। फिर से वही बता रहा है कि अगर आपने एक फर्स्ट टाइम अगर कैपिटल बढ़ाया, दूसरी बार भी कैपिटल बढ़ा रहे हो, उसी रेट से रिटर्न नहीं आएगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एमपीएल के डबल डैश। अब एमपीएल में के करेंगे, डेल बाई डेल के किस पे करेंगे, एमपीएल पे करेंगे। एक बार दूसरा फैक्टर बढ़ा करके देखो, पहले बार में क्या बढ़ाया, लेबर, और दूसरे बार में क्या दूसरे टाइम में क्या बढ़ा रहे हैं, कैपिटल। डेल बाई डेल के एमपीएल, डेल बाई डेल के एमपीएल, यहां पर एमपीएल ए के टू द पावर ए टी टू द पावर सी बी बी माइनस 1। देखो के रिस्पेक्ट में करोगे, के कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह कॉपी। ए के टू द पावर ए माइनस 1। अब देखो जरा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए ये चीज पॉजिटिव आ गई। तो एम पी एल के डबल डैश जो है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक फैक्टर बढ़ा है, अब दूसरा फैक्टर बढ़ा करके देखो तो रेट ऑफ रिटर्न और ज्यादा आएगा। यानी पहले बार अगर आपने लेबर बढ़ाया था 20 यूनिट्स का आया था, अब अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे 1 यूनिट, 20 यूनिट से ज्यादा, हो सकता है 22 23 ऐसे कुछ रिटर्न आए। यानी मेरी बात पॉजिटिव होनी। नाउ सी, ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए आपको ये दोनों शो करना होगा, दिस एंड दिस, कि ये दोनों नेगेटिव है, एल नेगेटिव और एमपी के भी नेगेटिव। बस ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि एमपी एल के डबल डैश निकालोगे तो। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट FL dash and FK dash and
discuss their sign for f k l is equal to a k to the power a l to the power b पावर c। थोड़ा सा फंक्शन कैसा बना दिया के लिए करना है, कर सकते हैं सभी बच्चे। यहाँ देखो एफ के एल इक्वल टू ए टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको करना है, आराम आराम से। एफ एल डैश निकालोगे, खाली एल के रिस्पेक्ट में करना है, ये और लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन दोनों में एल है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और के टू द पावर ए को कांस्टेंट रख देंगे, इन दोनों पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल, और फिर सी के बाई एल का भी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो अलग से कर लो ना। एल का जब एल के रिस्पेक्ट में एल दिखना चाहिए, ये कांस्टेंट -1 के कांस्टेंट लगा दिए बाई एल स्क्वायर प्लस, अब ई टू द पावर सी के बाई एल कांस्टेंट और एल टू द पावर बी का होगा बी एल टू द पावर बी -1। एल डैश आ गया, का साइन चेक करना है। देखो एफ एल डैश इज इक्वल टू ए टू द पावर ए, ये तो दोनों में कॉमन है ना, पावर सी के बाई एल ई टू द पावर सी के बाहर निकाल पावर सी के बाई एल, बचा क्या अंदर में, ई के माइनस साइन के साथ एल टू द पावर बी माइनस प्लस बी एल टू द पावर बी -1। देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, किसको लेंगे कॉमन, एल टू द पावर बी -2 या एल टू द पावर बी -1, बताओ जल्दी। चलो अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, हाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो इसमें कॉमन किसको लेते हैं, जो छोटा पावर होता है उसी को लेते हैं। हाँ तो b -2 इज लेसर देन b -1, वही हम कॉमन निकालेंगे, ए के टू द पावर ए ई टू द पावर सी के बाई एल टू द पावर b -2 ले लिया माइनस सी के प्लस बी एल। अब देखो ये पॉजिटिव ई टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, एल बेस में है पॉजिटिव, तो पावर चाहे कुछ भी नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर इफ एंड बट वाली कंडीशन, इफ बी एल माइनस सी के इज पॉजिटिव देन एफ एल डैश इज पॉजिटिव, इफ बी एल माइनस के इज नेगेटिव देन एफ एल डैश इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर जीरो होगा तब तो जीरो कर देना, अगर यहाँ लगा देते हो तो यहाँ लगा दो। समझ में आई बात। सिमिलरली फॉर एक बार एफ के डैश भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ एल डैश में तो प्रोडक्ट रूल लगा था, अब एफ के डैश में के टू द पावर है और इसके साथ प्रोडक्ट रूल निकाल लोगे आप लोग या निकाल दें, और निकाल ही देते हैं। एफ के एल इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी, टाइम लगा यानी मुझे निकाल देना चाहिए। एफ के डैश निकालेंगे ए एल टू द पावर बी को लगेगा प्रोडक्ट रूल, दिस के टू द पावर ए रख दिया पर सी के बाई एल, के का करेंगे के रिस्पेक्ट में, तो के का कोफिशिएंट है सी बाई एल, तो कॉपी हो जाए, के बाई एल में के का कोफिशिएंट है बाई एल कॉपी, और प्लस ई टू द पावर सी के बाई एल, के टू द पावर ए का हो गया ए के टू द पावर ए 1, यह आ गया ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी एल, अंदर में आ गया के टू द पावर ए सी एल प्लस ए के टू द पावर ए,
ये आ गया ए एल टू द पावर बी पावर सी एल के टू द पावर ए माइनस वन के सी बाई एल प्लस ए। अब इसमें बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, वैसे कुछ अगर गिवन होता तो डिसाइड कर पाते। ऑलवेज पॉजिटिव और ए तो पॉजिटिव है, के और एल भी पॉजिटिव है। अब अगर सी पॉजिटिव है, इफ और अगर सी इतना नेगेटिव है कि ए प्लस के एल अगर पॉजिटिव, देन एफ के डैश पॉजिटिव। ये मत लिख देना कि इफ सी इज पॉजिटिव, सी नेगेटिव होते हुए भी मान लो अगर ये 5 है तो 0.5 है और ये आ रहा है तो भी क्या 0.5 माइनस 0 पॉजिटिव ही। सी में बी समटाइम्स नेगेटिव ऑल्सो, के बारे में अगर नहीं कुछ गिव की वैल्यू नेगेटिव होते हुए भी ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव आ सकता है। हम लोग किस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू इफ ए प्लस के सी बाई एल इज नेगेटिव देन, अब यही अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर सी पॉजिटिव है तो तब डायरेक्ट लिख देते कि हम देन एफ के डैश इज नेगेटिव। ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन टाइम लगेगा उसमें, वो आज कराएं या नेक्स्ट क्लास में कराएं? आप लोग तो अभी पढ़ सकते हो ना? है ना, वो है क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन, चैप्टर 3 में पढ़ा था आपने, हमें का पूरा लॉजिक है। मेरे ख्याल से उसको नेक्स्ट क्लास में करा। आज के क्लास का नंबर क्या था? क्लास 4th था या क्लास 3rd था? क्लास 4। नेक्स्ट विल बी क्लास 5th। क्लास 5th के लिए ना थोड़ा सा बस स्टार्टिंग का चैप्टर 3 का चैप्टर और हम लोग एप्लीकेशन, अगर आप लोगों के पास नोटबुक बना होगा, नोट्स पढ़ा होगा आपने, बस रिवाइज होमवर्क में दे, अगर हम लोग करेंगे होमवर्क में दे रहे हैं चैप्टर 3 में जो फर्स्ट टॉपिक नहीं था क्वाड्रेटिक टॉपिक क्वाड्रेटिक, ये भी मेरा शायद फ्री में लेक्चर डाला हुआ होगा यूट्यूब, तो आप सर्च करोगे तो 3rd का आ जाएगा। सिर्फ फर्स्ट क्लास पढ़ना है आपको, बस इतना पढ़ करके आना है, तो नेक्स्ट क्लास में ये न्यूमेरिकल आपको बड़े आराम से समझ, इतना करके और सभी बच्चे तैयार होकर के आओ ऑप्टिमाइज। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म वेरिएबल्स करेंगे, और उसके बाद से कुछ सेक्शंस ऐड हुआ है 1-2 साल से चैप्टर 50 का, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो क्लास अभी और लगेगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।